Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now this is lecture number 4 and total day number 42 of 60-day challenge. Now in this lecture we will discuss the solution of test series 2 part B. So please जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, पार्ट बी से, क्योंकि जो पार्ट ए के क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, तो हम लोग पार्ट बी के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू कॉम्पैक्ट, और हमने काफी लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि कैसे किसी सेट को चेक करते हैं वो कॉम्पैक्ट है या नहीं। द गिवन सेट इज कॉम्पैक्ट और नॉट। सिंपल, द सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। काफी रट गया होगा कि किसी भी सेट को क्लोज कॉम्पैक्ट कहते हैं जब वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो सिर्फ यही चेक करना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे ये ओपन सेट आ गया, देयरफॉर ये कभी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये प्लेन है, एंड प्लेन हमेशा कैसे रहता है, जैसे लाइन, अगर हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई लाइन रहता है तो वो कैसे रहता है, कभी बाउंडेड नहीं होता। ऐसे प्लेन भी ये बाउंडेड नहीं होगा। यहां पे अगर बात करूं तो ये भी बाउंडेड नहीं है, तो देयरफॉर नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से जो पहला सेट है वो बाउंडेड तो है बट कॉम्पैक्ट क्लोज नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड इट इज नॉट अ बाउंडेड, तो देयरफॉर A, B, C are not a compact set. Therefore, none of this option is correct. Now the next question is question number 17. We have to find the limit n tends to infinity n square upon n square plus 1 raised to 3 by 2. Clearly here 1 is changed, 1, 2 square and last there are k square. Now we find the limit of this by using the Riemann sum. Now we have to calculate the limit n tends to infinity. I think it is visible to everyone. Now limit n tends to infinity n square upon n square plus 1 raised to 3 by 2 plus n square upon n square plus 2 square raised to 3 by 2 and solve up to n square upon 2n square raised to 3 by 2 is equal to limit n tends to infinity. If this limit can be written in the form of summation, that is n square upon n square plus k square solve up to 3 by 2, where k is going from 1 to infinity, is equal to. So clearly if we take n square common, so therefore the limit n tends to infinity summation k is going from 1 to infinity. If we taking n square common, we will get this 2 cancel, only n cube is taking common from this, therefore this is 1 plus k by n whole square raised to 3 by 2. Now this n square cancel, so therefore the limit n tends to infinity 1 upon n summation k is going from 1 to infinity 1 upon 1 plus k by n whole square raised to 3 by 2. Now we can convert this limit or this sum into a integral by using a Riemann sum. तो therefore अब देखो यहाँ पे 1 by n है, तो 1 by n रिप्लेस हो जाएगा dx है, और जहां पे k by n दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे x से। तो therefore ये जो अगर हम इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 upon 1 प्लस x का होल स्क्वायर रेस्ट टू 3 by 2। तो सॉल्व करते हैं इसको।
अब ध्यान दो, तो देयरफॉर जो हमारे पास लिमिट हो जाएगी जी। अब इसका लिमिट निकालना है। लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे k बाय एन के प्लेस पे एक बार k के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 बाय एन एंड 1 बाय एन टेंडिंग टू 0। और उसके बाद फॉर एग्जांपल k के प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे n है, तो अगर इसके प्लेस पे n पुट करेंगे तो n बाय एन कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। ना अब सिंपल क्या करना है, इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, इसमें से जो ऑप्शन है ना ए बी सी डी, ये ऑप्शन चारों ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है। एक्चुअल में इसका ऑप्शन 1/√2 करेक्ट होगा। हम सॉल्व करते इसको। अब ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान रखना है, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हम पुट करते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा। अरे सिंपल, x के प्लेस पे सपोज हम लोग पुट कर देते हैं tan थीटा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा dx बाय tan थीटा के प्लेस पे tan थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देयरफॉर dx को रिप्लेस करना है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा से और x को रिप्लेस करना है tan थीटा से। अब फॉर एग्जांपल अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स, इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना। अब देखो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो tan 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होगी, और tan 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर और 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, सेक क्यूब थीटा, और यहां से ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सेक स्क्वायर कैंसल, तो 1 अपॉन सेक होगा, एंड वी नो दैट 1 अपॉन सेक थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो डायरेक्ट हम लिमिट लिख देते हैं, कॉस थीटा की जो डेरिवेटिव होगी वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये 0 to π/4, साइन 0 तो 0 होगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन π/4। तो साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट। अब इसमें ऑप्शन में नहीं है, एक्चुअल में कुछ मिस्टेक हो गया था सॉल्व करते समय, इसके लिए ऑप्शन उसमें से डिफरेंट है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/√2। तो देयरफॉर ए बी सी ऑप्शन आर रॉन्ग, द राइट आंसर इज 1/√2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट कि n इज इक्वल टू 1 और द ओनली फैक्टर्स ऑफ n आर 2, 3 और 7। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर वो सारे n लेने हैं जिसके फैक्टर्स या तो 2, 3, 7 होंगे। मतलब या तो नंबर 1/2 के फॉर्म में होगा, या तो 1/3 के फॉर्म में होगा, या तो 1/7 के फॉर्म में होगा। तो देयरफॉर सिंपल हम ये कह सकते हैं, ये जो समेशन है ये 1/2n, 1/3n एंड 1/7n है। तो अब ये तीनों क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसे सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2n इंटू 1/3n समेशन 1/7n। अब ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। अब क्योंकि हर एक समेशन में उसने पहले ही बोला है कि 1 प्रेजेंट होगा, तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस इसका रेडियस या फिर इसका रेशियो कितना है, 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/7। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस हाफ यानी हाफ, तो ये न्यूमरेटर में जाके 2 हो जाएगा। ये 2/3 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये 3/2। ये 7 माइनस 1 6/7 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 7/6। ये 2 से 2 कैंसल, 3 1 जा 3, 2 जा, तो देयरफॉर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7/2। तो देयरफॉर इसका जो समेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि s की जो वैल्यू है वो 7/2 होगी, तो ये तो करेक्ट है। अब क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन राइट होगा। बी में कह रहा है कि s की वैल्यू 15/2, ये रॉन्ग है। कह रहा है a फाइनाइट होगा, अब a फाइनाइट नहीं होंगे क्योंकि इसके पास 2 भी नंबर हो सकता है, 3 भी नंबर हो सकता है, 7 भी नंबर हो सकता है, या फिर सिर्फ फैक्टर होंगे, मतलब 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 2, 4, 8, 16 ऐसे कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर। ऐसे 3, 9, 27 ऐसे कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। मीन्स ए फाइनाइट नहीं है। एस कह रहा है कि डाइवर्जेंट रॉन्ग क्योंकि इसका समेशन हो रहा है कितना, 7/2।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम r टू r बी अ मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन है मतलब या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एक तो इसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी एक थ्योरम भी है। जब हम एमएससी में एक टॉपिक होता है बेयर्स कैटेगरी, तो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम का प्रूव करके हम यूज करके ये प्रूव करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो जो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे वो कितने हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो बेयर कैटेगरी थ्योरम का यूज करके हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम में हमें क्या करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। बाकी अगर किसी को थ्योरम याद है बेयर कैटेगरी में कि एफ इज अगर एक मोनोटोनिक फंक्शन है तो देन उसके पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो वो काउंटेबल डिसकंटिन्यूअस होंगे, वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कह रहा है कि एफ के पास नो डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। हम सिंपल एक ऑप्शन ले लेंगे, कह रहा है कि एफ के पास नो डिसकंटिन्यूअस, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये कह रहा है कि एफ हैज अ नो डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। कह रहा है कि एफ के पास ओनली फाइनेटली मेनी डिसकंटिन्यूअस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है कि एफ के पास एटमोस्ट काउंटेबल मेनी डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो थ्योरम ही है। एफ के पास कह रहा है कि एटमोस्ट अनकाउंटेबल, ये कभी नहीं हो सकता। तो बाय थ्योरम एफ के पास एटमोस्ट काउंटेबल मेनी डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर विच इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स स्क्वायर है, सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई इन द इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय। तो हमें याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, अगर ये f1 f2 दिया है और हमें इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है, या फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं। तो यहां पे जो उसका डेरिवेटिव होता है वो सिंपल f1 विथ रेस्पेक्ट टू x, f1 विथ रेस्पेक्ट टू y, f2 with respect to x and f2 with respect to y. This is the derivative of f. तो सिंपल यहां पे f1 और f2 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास जो f1 है वो कितना है, एक्स स्क्वायर, और f2 की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अगर f1 को विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2 होगा, f1 को विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0, f2 को विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और f2 को विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y। तो इसको कैसे लिखना है, पहले f1 को विथ रेस्पेक्ट टू x 2x, f1 को विथ रेस्पेक्ट टू y 0, f2 को विथ रेस्पेक्ट टू x cos x एंड f2 को विथ रेस्पेक्ट टू y 2y। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिमेनिंग ऑप्शन आर रॉन्ग। तो देयरफॉर यहां से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1 बाय एन टू 1। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होता है कि 0 से लेके 1 तक जाना है, बट ये कह रहा है कि इसकी जो 1 बाय एन एक्स होगा, जब भी एन एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 to 1 बाय एन। अब ध्यान से देखो, 0 पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 बाय एन पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0, यानी कि किसी एक पॉइंट पे 1 बाय एन पे ये कितना हो जाएगा, 0, और उसके बाद ये फंक्शन कितना आ रहा है, 0। मतलब इस तरीके, इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ होगा। अब ये चेक करना है कि क्या एफ एन ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा है एक कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट होगी हर एक पॉइंट पे 0, या फिर सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट होगा हर एक पॉइंट पे। तो हम इसके लिमिट वैल्यू निकालते हैं।
अब मैं कह रहा हूं कि fn ऑफ x को जो डिफाइन किया है वो 1 माइनस nx डिफाइन किया है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू 1 बाय n, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि ये 0 है जब भी x बिलोंग करेगा 1 बाय n से लेके 1 तक। अब अगर मैं इस पे 0 पुट करता हूं इसकी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इस पे 0 पुट करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव fn ऑफ x इज इक्वल टू 0, अरे 0 नहीं सॉरी 1 है जब भी x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। अब इसके बाद मैं कोई भी पॉइंट पुट करूं, 0 से ग्रेटर कोई भी पॉइंट पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 ही आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 बाय n पुट कर रहा हूं तो n से n कैंसिल, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, अरे सॉरी मतलब x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब बाकी इसकी, अरे गड़बड़ है, मतलब इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, बाकी यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो क्लियरली ये फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर लिमिट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है देन f ऑफ x जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगी मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट ये यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो देयरफॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि हर एक वैल्यू पे 0 होगा, तो ये भी रॉन्ग है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि fn डिफाइन करेगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन, रॉन्ग। fn एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, ये भी रॉन्ग। हर पॉइंट पे 0 होगी, ये भी रॉन्ग। तो एग्जिस्ट होगा, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, बट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमा फाइंड करना है, अरे मिनिमम फाइंड करना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, जिस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा उसी पॉइंट पे चेक करना या तो मैक्सिमा और मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, तो हमें वही चेक करना है किस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका आंसर x इज इक्वल टू ही आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 223, सिंपल फॉर्मूला है VNZP वेयर n इज द डायमेंशन ऑफ V का डायमेंशन है और P जो है वो ऑर्डर ऑफ ZP, यानी कि जो भी प्राइम नंबर होगी ये P हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑर्डर बेसिस होते हैं उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, P⁻n−1 P सॉल्व अप टू P⁻n−1 अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला। तो बस हो गया, P की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, P इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो अपॉन में तो 3 का फैक्टोरियल यानी 6 आ जाएगा, और यहां पे ये 3³ -1 3³ एंड 3³ का स्क्वायर, क्योंकि n-1 तक चलेगा तो लास्ट में तो 3 n क्या है 3, तो 3 - 1 2। अब इस 27 - 1 26, 27 - 3 24, 27 - 9 18, ये इससे कैंसिल कर देंगे 3। और इसका सिंपल ट्रिक है कि अगर ये दोनों का सम ये है तो इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल 2 3 जा 6 और ये 6 4 जा 24। और सिंपल इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 4 जा 24, 2 कैरी 3 6 जा 2 8 3 1, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 और ये 3 6 जा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 1872। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी सी ऑप्शंस रॉन्ग। तो यहां से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट, द ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि ए अगर मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो इनर प्रोडक्ट निकालना। और ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ते हैं कि किसी भी अगर ए बी निकालना है किसी दो मैट्रिक्स का इनर प्रोडक्ट, तो सिंपल बी का कंजुगेट या फिर ट्रांजुगेट ए निकाल सकते हैं। बट यहां पे रियल मैट्रिक्स है तो हम लोग सिंपल क्या ले सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए। और इसका ट्रेस निकालना है,
अरे सॉरी, द ट्रेस ऑफ, क्योंकि ये एक वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ बी ट्रांजुगेट ए, रिवर्स ऑर्डर में होता है, द ट्रांजुगेट ऑफ बी इंटू ए। तो ट्रेस निकालना है इसका सिंपल। अब बी ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 1 0 1 एंड -2, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 -2 3 1। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, और अपने को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर देखूं तो ये आ रहा है 3 क्रॉस 2, ये आएगा 2 क्रॉस 3, मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रो को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये तो 0 यानी कि सिंपल 2 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये 6 और ये 3 यानी कि -3, ऐसे ये 0 हो जाएगा और ये -2, तो ये -2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए, सी एंड डी ऑप्शन आर रॉन्ग। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, कौन सा, 24 भी हो गया कि 24 का बी ऑप्शन करेक्ट, बाकी ए, सी, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 25, लेट ए, अगर हमारे पास एक 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स का रैंक 5 है तो देन द ए स्क्वायर का रैंक क्या होगा, मतलब क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब हमने एक फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी देखा था, अगर याद होगा तो। फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी ये कहता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू बी एन, ये गिवन है। तो देयरफॉर अगर सपोज मैं बी के प्लेस पे ए पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए स्क्वायर, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 6, बट ए का ऑर्डर गिवन है, अरे ए की रैंक गिवन है, ए की रैंक कितनी है 5, तो 5 2 10, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए स्क्वायर प्लस 6, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। मतलब ए स्क्वायर की जो रैंक है या तो 4 होगी या तो 5 होगी, क्योंकि ए स्क्वायर का रैंक कम ही होगा, मतलब इसके पास ऑप्शन क्या है 4 और 5। तो अब इसमें ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया है, तो 4 और 4 भी नहीं है, अरे 5 है ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन कौन सा बचेगा 4। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 10 हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, देन द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 10, अब इसके पास एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, सपोज ये a1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस a4, अब इस मैट्रिक्स की जो डिग्री होगी, देन द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की एटलीस्ट कम से कम 4 तो होगी ही होगी। यानी कि जो हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री निकालेंगे, क्योंकि इसके पास कितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी एटलीस्ट 4 तो होगी। अब 5 6 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पास 4 आइगन वैल्यू है, वो भी डिस्टिंक्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो भी डिस्टिंक्ट आएंगे। तो मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है कि पहले तो वो एनालिटिंग पॉलिनोमियल होगी, वो मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और मिनिमल पॉलिनोमियल उसको एनालिट करने वाला सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता है। तो इसकी जो मैट्रिक्स की ऑर्डर, मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, एटलीस्ट उसकी 4 तो होगी। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। तो देयरफॉर एटलीस्ट 4, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। और हाँ, अगर सपोज यही एटलीस्ट 6 होता फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट 6 के लिए ए और बी सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे एटलीस्ट 4 बोला है, तो अगर 4 से कम वाले कोई ऑप्शंस होते तो वो राइट होते, बट ज्यादा वाले ऑप्शंस कभी राइट नहीं होंगे। देयरफॉर ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल, ये आप खुद कर सकते हो। इसमें से पूछा है कि कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा,
तो ये तो डायगोनलाइजेबल है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि 1 2 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। ऐसे बाकी ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। बाकी ये दोनों चेक कर सकते हो। क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग और 1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसके दो आइगन वैल्यू सेम है, इसकी भी दो आइगन वैल्यू सेम है। तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, आइगन इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे उसके आइगन स्पेस का, मतलब जो भी आइगन स्पेस की नलिटी निकालनी है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो भी इसकी होगी उसी को हम क्या कहते हैं, अल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। तो ये आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये भी सिंपल है, सिर्फ पॉजिटिव डेफिनेट देखना है, नॉन निगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, निगेटिव डेफिनेट। सिर्फ इसकी एक तो आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेफिनेट, सारे आइगन वैल्यू निगेटिव तो निगेटिव डेफिनेट, नॉन निगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब निगेटिव डेफिनेट भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट भी नहीं, मतलब सेमी डेफिनेट होना। तो उसमें क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव, बट पॉजिटिव भी नहीं है मतलब जीरो होने चाहिए, ठीक है। नाइदर निगेटिव डेफिनेट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब निगेटिव डेफिनेट भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट भी नहीं है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। सेमी डेफिनेट कब होता है, सेमी डेफिनेट तब होता है जब जीरो और पॉजिटिव नंबर आइगन वैल्यू होंगे। इसके अलावा सेमी निगेटिव डेफिनेट कब होगा, जब उसके सारे आइगन वैल्यू माइनस या जीरो होंगे। और नॉन डेफिनेट तो तब होता है जब इसके आइगन वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि अगर एक लीनियर ऑपरेशन है जिसको डिफाइन किया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें बहुत डाउट आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोग निकालते हैं कि आई जे के ले लेंगे, पहले में बी की वैल्यू लिखेंगे और सेकंड में एक्स की वैल्यू, और जो भी एंट्री आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वेयर बी इज इक्वल टू 0 1 गिवन है और एक्स भी गिवन है, 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एम है ऑफ दिस ऑपरेशन जो इसको सेटिस्फाई करती है, तो एम का आइगन वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से सुनो, इसमें करना क्या, कह रहा है कि एल ऑफ एक्स को जो डिफाइन किया है वो डिफाइन कर रहा है बी क्रॉस एक्स, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट तो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी क्रॉस एक्स, और एल ऑफ एक्स को डिफाइन किस तरीके से किया है, एम x1 x2 x3 इज इक्वल टू, अब इसको डिफाइन किस तरीके से है, b क्रॉस x। तो पहले हम लोग b की वैल्यू लिखेंगे, तो b को किस तरीके से डिफाइन किया है, 0 1 0। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पहले i j k, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, और यहां पे b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है 0 1 0 और लास्ट में x1 x2 x3। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो i के लिए वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ x3, मतलब i के साथ क्या आएगा, सिर्फ x3 आ जाएगा। ऐसे j के साइड ये भी 0 ये भी 0, मतलब -0 इंटू j, ऐसे प्लस यहाँ पे k के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, ये तो 0 है और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा -x, तो यहाँ पे ये सिंपल आ जाएगा माइनस ये पूरी वैल्यू यानी कि x1। तो अब क्या करना है, एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, ये x1 x2 x3। अब ध्यान दो, पहली वैल्यू x3 है, तो x3 कब होगा, जब यहां पे मैं 0 0 1 डिफाइन करूंगा। देखो ये 0 और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और सेकेंड में सब 0 लेके आना है, और थर्ड में x के साथ -1 आ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे -1 बाकी सब 0। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये हमारे पास x3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 ये 0 सेकेंड एंट्री 0 और ये -x1 बाकी ये दोनों एंट्री 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, तो ये होमवर्क में
किस मैट्रिक्स को क्या फाइंड कर लो, आइगन वैल्यू, जैसे यूजुअल मेथड से फाइंड करते हैं। तो देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। तो सिर्फ उसका आइगन वैल्यू फाइंड करना है। द आइगन वैल्यू एम आर, मैट्रिक्स मिल गया तो उसकी आइगन वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 +1 -1 i माइनस आई माइनस आई आई माइनस आई 1 i माइनस आई 0, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स थे तो रियल और अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का है, द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपांशन ऑफ log z -1 वैलिड इन mod z इज ग्रेटर देन 1। तो करते इसको। अब कोएफिशिएंट निकालना 1/z का। अब log z अपॉन z -1 है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया है, log z अपॉन z -1। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, log, अगर मैं z कॉमन ले लू यहां से तो z z कैंसिल होके सिंपल क्या बचेगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस z, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास log 1 माइनस log ऑफ 1 माइनस 1/z। log 1 की वैल्यू 0, तो देयरफॉर ये 1 log ऑफ 1 माइनस 1/z। अब क्लियरली सिंस हमारे पास ये गिवन ही है कि mod z इज लेस देन 1, तो देयरफॉर 1 अपॉन mod z इज लेस देन 1 हो गया। तो सिंस ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो बाय अगर हम इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो एक्सपांशन क्या होगा इसका, 1/z तो ये हो जाएगा एक्सपांशन 1/z माइनस 1/2z² प्लस ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो 1/z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -1। तो देयरफॉर हमें 1/z का कोएफिशिएंट निकालना था, तो यहां से हमारे पास 1/z का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, -1। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट p ऑफ z q ऑफ z, अगर ये एक दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, देन q ऑफ z बार p ऑफ z एनालिटिक होगी इफ एंड ओनली। तो इसे ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि सिर्फ p ऑफ z कांस्टेंट होगा तभी ये एनालिटिक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम q ऑफ के प्लेस पे कांस्टेंट ले लें और p ऑफ z के प्लेस पे कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज z² ले लेते हैं या फिर z ले लेते हैं, चाहे जो भी पॉलिनोमियल हो, सब वैलिड है इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर ये पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि p ऑफ z कांस्टेंट ही होगा, बट यहां p ऑफ z कांस्टेंट है नहीं। फिर भी अगर मैं कांस्टेंट के प्लेस पे सपोज 1 ले रहा हूं तो 1z², ये एक एनालिटिक है बट p ऑफ z कांस्टेंट नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि p ऑफ z इंटू q ऑफ z कांस्टेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, फिर भी q ऑफ z का बार इंटू p ऑफ z एनालिटिक है, क्योंकि 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा। फिर से ये z² या z जो भी पॉलिनोमियल है ये एनालिटिक है बट ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि p ऑफ z बार इंटू q ऑफ z कांस्टेंट होना चाहिए, तो p ऑफ z बार इंटू 1 ये कांस्टेंट नहीं है, फिर भी q ऑफ z बार इंटू p ऑफ z कांस्टेंट है, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस वैलिड नहीं हो रही है सिंपल एक ऑप्शन से। तो देयरफॉर ये तभी एनालिटिक हो सकता है जब q ऑफ z कांस्टेंट होगा, जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल लेके एलिमिनेट किया है। तो देयरफॉर एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इसे हम थ्योरम से भी कर सकते थे कि ये q ऑफ z बार इंटू p ऑफ z ये तभी एनालिटिक होता है, ये थ्योरम है जब q ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर थ्योरम पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर थ्योरम नहीं याद है तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 32। ये सिंपल क्वेश्चन है, रेसिड्यू फाइंड करना है। सिंपल इसका एक्सपांशन ओपन करके हम रेसिड्यू
फाइंड कर सकते हैं। अब रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो सिंपल e रेस टू जेड का एक्सपांशन खोल देंगे, अब उसमें e रेस टू जेड आएगा, फिर से e रेस टू जेड का एक्सपांशन खोल देंगे और फिर कैंसिल वगैरह करके यहाँ पे हम z इज इक्वल टू 0 का रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेसिड्यू अगर z इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है एट z इज इक्वल टू 0 पे, तो सिंपल हम क्या करते हैं 1/z का कोएफिशिएंट ले लेंगे, वो भी हमारा रेसिड्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रेसिड्यू 1/z का जो भी कोएफिशिएंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा कि पूरी इसकी e रेस टू माइनस e रेस टू 1/z है, इसका एक्सपांशन ओपन करना है, फिर उसके बाद जो भी e रेस टू जेड का एक्सपांशन है फिर से उसका एक्सपांशन ओपन करना है e रेस टू 1/z का। तो फिर कैलकुलेशन कैंसिल वगैरह करके जो भी 1/z का कोएफिशिएंट होगा तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन काफी सिंपल है, ग्रुप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर है 2 2 1। तो क्या करेंगे, मैंने जब भी ग्रुप को ऑर्डर गिवन हो हमेशा उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो अगर इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 13 इंटू 7, यानी ये किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। अब अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर p/q के फॉर्म में है एंड सपोज q इज लेस देन p और q की वैल्यू अगर p-1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये g एक ही ऑप्शन है कि ये साइक्लिक हो जाएगा, और अगर साइक्लिक है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z221। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। तो क्लियरली 13, मैं उल्टा लिखा हूं, सॉरी, if p is less than q then p doesn't divides q-1 then g is cyclic। तो therefore p 13 है, तो 13 16 को डिवाइड नहीं कर रहा है, where 16 is 17-1 that is q-1। तो therefore g is cyclic, g साइक्लिक है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z21 को, और इसकी जो सेंटर ऑफ जी होगी, क्योंकि साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, और अबेलियन है तो उसके सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, मतलब सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, सेंटर ऑफ जी के अंदर। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z221। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग। तो यहां से ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि आई अगर आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है इससे, I2 अगर एक आइडियल है इससे जनरेट हो रहा है, तो Q ऑफ X इन Q ऑफ X, तो इफ F1 F2 आर फिल्ड, F1 इज फिल्ड, इफ नहीं आएगा देन आएगा। तो इसमें से कौन सा फील्ड है, F1 फील्ड है, F2 फील्ड है, F1 फील्ड है, F2 नहीं फील्ड है, तो ये चेक करना है। अब होता ये है कि अगर कोई भी, अच्छा ये Q ऑफ X अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय आई होगा, इसमें क्वेश्चन है, मतलब ये निकालना है हमें Q ऑफ X और ये जनरेटेड बाय आइडियल, तो ये इसमें से कौन सा फील्ड होगा, इसमें से कौन आइसोमॉर्फिक होगा फील्ड को। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, तो हमें चेक करना है, तो ये मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। तो कोई भी आइडियल अगर जनरेट, किसी भी पॉलिनोमियल से कोई भी आइडियल अगर जनरेट हो रहा है तो वो तभी मैक्सिमल होता है जब वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो, और अगर ये मैक्सिमल है तो ये जो रहती है किसी न किसी फील्ड को आइसोमॉर्फिक होता है। तो F1 I1 के लिए है और F2 I2 के लिए। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि जो दोनों पॉलिनोमियल है क्या वो इरिड्यूसिबल है या नहीं। पहला है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, ये चेक करना है क्या ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है या रिड्यूसिबल है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x⁴ है, ये 3x² को मैं लिख सकता हूं 2x² प्लस x² प्लस 2। देयरफॉर यहां से मैं x² कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास x² प्लस 2 आ जाएगा, और यहां से ये ऑलरेडी x² प्लस 2 है। सिंपल यहां से x² प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि मैं इसे दो फैक्टर्स में लिख सकता हूं जहां पे दोनों में से कोई भी एक यूनिटी नहीं है। तो देयरफॉर I1 इज नॉट इरिड्यूसिबल, तो ये कैसा हो गया, रिड्यूसिबल। और रिड्यूसिबल है मतलब उससे जो आइडियल जनरेट होगी वो मैक्सिमल नहीं होगी, और अगर आइडियल मैक्सिमल नहीं है तो देयरफॉर Q ऑफ X बाय आइडियल जनरेटेड बाय I1 इज, तो वो किसी फील्ड को आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। I2 देखते हैं, I2 हमारे पास 3x² प्लस 1 है, सिंपल इसका फॉर्मूला पता है कि x-1 x² प्लस x प्लस 1।
सब क्यू ऑफ एक्स सही है कोएफिशिएंट, तो देयरफॉर इसे भी फैक्टर्स कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये भी क्या नहीं है, मैक्सिमल नहीं है। अब अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो देयरफॉर F1 जो कि Q ऑफ X अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय I1 के, तो ये इसके इक्वल F1 के इक्वल है, तो मतलब ये फील्ड नहीं हो सकता। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला था वो Q ऑफ X आइडियल जनरेटेड बाय I2 था, तो ये भी क्या नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा। तो देयरफॉर F1 एंड F2 बोथ आर नॉट अ फील्ड, तो देयरफॉर नाइदर F1 नॉर F2 इज अ फील्ड, तो देयरफॉर A, B, C ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ओनली D ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। बाकी अप्लाइड के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन है ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी 60 डे चैलेंज के जो हमने 38 वीडियो तक में काफी क्वेश्चंस करा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें से निकालना है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन कंजुगेट टू द परम्यूटेशन। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर वो सारे एलिमेंट कंजुगेट होते हैं जो कि सेम साइकिल्स के होते हैं, तो सिर्फ सेम साइकिल्स के निकालें, और सेम साइकिल्स मतलब उस साइकिल के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो निकालना है। तो पहले तो इसका मैं साइकिल देखता हूं, ये देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। 1 6 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है। अरे ये कहा जा रहा है 7 पे, ये जा रहा है 1 पे, ये जा रहा है 9 पे, जा रहा है 1 पे। 1 6 पे गया, 6 गया 7 पे, ये एक साइकिल बन गई। 2 3 3 4 4 5 ये एक साइकिल बन गया। 6 7 ये एक साइकिल बन गया। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस साइकिल इज, पहले तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा सिंपल 9 फैक्टोरियल। 3 साइकिल के कितने एलिमेंट है, 1 है, तो 3:1 1 का फैक्टोरियल। 4 साइकिल के कितने एलिमेंट है, 1, तो 4:1 1 फैक्टोरियल। 2 साइकिल के कितने एलिमेंट है, 1, तो 2:1 1 फैक्टोरियल। तो यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 2 4 2 8 कैंसिल, 3 से यहाँ 3 कैंसिल, 9 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 240, 56। 24 को 56 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जीरो है किसी में, हाँ सब में जीरो है, मतलब एक जीरो को छोड़ दो। 56 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर परसेंटेज का प्रॉपर्टी पता होगा तो 56 को सिंपल 4 से डिवाइड कर दो, तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 14, तो ये मतलब 1400 माइनस इसमें से एक 56 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3। कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक किधर गड़बड़ हुआ, कुछ देखो क्या 9 था, 8 7 6 5 4 3 2, सिर्फ कैलकुलेट कर देना इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 4 3, सपोज ये 2 पूरा कैंसिल कर देते, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 7 जा 72 इंटू 7 ये 30, तो ये हो जाएगा 721 और ये 21, तो देयरफॉर ये 720 इतना बड़ा तो नहीं आंसर आ रहा है, कोई ऑप्शन इस करेक्ट नहीं इसमें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कैंसिल है। 9 8 जा 4 6 7 9 एलिमेंट है, 9 8 से 72 30, मतलब ये अच्छा एक जीरो है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 720 और ये 72, यानी कि 2 7 9 11 1 कैरी और ये 5 और ये 20, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ए बी एंड डी ऑप्शन आर रॉन्ग। तो देयरफॉर यहां से ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अप्लाइड सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हो। नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 42 ऑफ 60 डेज चैलेंज। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्लीज
अगर कुछ भी आपको डाउट्स रहते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सकता है लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।